ओके बच्चों, सबसे पहले मैं इतनी दूर से तुम्हें दिख जाएगा, आंखें बंद करके देखना होता है वैसे भी तुम्हें, तो आंखें बंद करके तो चीजें दिखी जाती है। ओके चलो खैर बच्चों देखते हैं, समझो। सबसे पहले बच्चों इसमें मैंने जो पेपर सीट या डीपीपी दिया है उससे बच्चों मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो चीज़ समझो। बच्चों इसमें बताओ, मैंने शायद 25 से क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है ना? तो 25, 26, 27, 28 तो हम कर ही चुके हैं। 29 बच्चों देखो, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैन मूव टुगेदर इवन दो देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। हो सकता है बच्चों जैसे ये इसके कॉन्टैक्ट में है और इसमें मूव कर रहा है, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों सही है। For two bodies in contact, the component of their velocity perpendicular to contact surface should be same. ये भी सही है। तो बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है, तो आंसर बच्चों ए हो जाना चाहिए। तो 29 में बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ए। बच्चों इधर आवाज बंद कर लो। 29 में बच्चों आंसर क्या हो गया? ए। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो आंसर्स बच्चों मैं बता रहा हूँ। बच्चों इधर मुझे आवाज आ रही है, वो आवाज बंद कर लो, ठीक है। अब 30 में बच्चों आंसर बी, 30 में आंसर बी। 31, 32 बच्चों मैंने नहीं दिए होंगे। 33 शायद दिया होगा, उसमें आंसर सी। 34 में आंसर बी। 35 में आंसर बी। 38 शायद दिया होगा बच्चों, यहाँ तक दिया होगा। और कुछ दिया था? ओके अब बच्चों मुझे बताओ, अप टू 35 तक शायद मैंने दिया होगा, बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़े होंगे। 39 दिया था, हाँ, उसमें आंसर ए। 38 में आंसर ए। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें किसी को डाउट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30। फिर बच्चों मुझे बताओ 33, इसमें कोई डाउट? 34, 35, ओके। 38, इसमें बच्चों कोई डाउट? 38 ए। 39, इसमें बच्चों कोई डाउट? ओके अब बच्चों जो पेपर सीट से मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? चले बच्चों आगे, ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर है? ओके अब बच्चों बताओ, मॉड्यूल से भी कुछ दिया था क्या? मॉड्यूल से कुछ दिया था? नहीं, ठीक है। अब बच्चों हम पुली कंस्ट्रेंट बच्चों पढ़ रहे थे। पुली कंस्ट्रेंट में बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि हम सिंपली क्या करते हैं, पावर मेथड लगा देते। अब उस बेसिस पे बच्चों समझो, ये बच्चों शायद मैंने डिस्कस कर दिया था, इसको हम बोलते हैं पुली 1। तो ये 1 पुली जो है वो सिंपल सी होती है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे बच्चों मान लो इसकी वेलोसिटी इधर v1 है, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? कितनी होगी? उतनी ही होगी। तो दोनों की वेलोसिटी बच्चों इस केस में सेम होती है, बस अपोजिट हो जाती है, तो इसे तो छोड़ दो। अब ये बच्चों जो आज मैंने जैसे दिया था वही सिचुएशन है, तो एक बार बच्चों इसे ड्रॉ कर लो। इसे हम बोलते हैं पुली 2। इसे हम क्या बोलते हैं? पुली 2। अब इसमें हम A1 A2 में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो बच्चों तरीका वही रहता है। जैसे बच्चों बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन सेम, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन बच्चों कहां होगी? इधर। तो इसमें भी टेंशन T, तो इसमें टेंशन कहां होगी? कितनी होगी? और किस तरफ होगी? इधर। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर। अब टेंशन इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। या एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन ले सकते हो। तो बच्चों बताओ T और A सेम डायरेक्शन या अपोजिट? तो प्लस या माइनस? प्लस। तो T A1। यहां सेम डायरेक्शन या अपोजिट? तो -2T A2, 0। तो यहां से A1 इक्वल टू क्या आ गया? 2/A2।
वेलोसिटी होती तो ट्वाइस वेलोसिटी आ जाती। तो इसको बच्चों मैंने बोला है पुली टू। पुली टू नाम क्यों रख दिया है? पुली वन हमें रटी हुई होती है, वो तो आसान। पुली टू थोड़ा ज़्यादा यूज होती है, पुली थ्री अभी हम डिस्कस करेंगे वो यूज होती है, तो उसका हम थोड़ा डायरेक्ट यूज कर लेंगे, उस वजह से नाम लिख दिया। बाकी बच्चों हम मेथड से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप इसमें क्या याद रख सकते हो, जो इसकी वेलोसिटी है उससे डबल इसकी हो, इससे डबल इसकी हो, इससे डबल इसकी हो, और सेम डायरेक्शन में होगी। इसकी इधर है तो इसकी भी इधर हो। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? कर लिया बच्चों इतना? ठीक है ना, कर लो फटाफट। ठीक है बच्चों, हटा दूं इसे अभी, इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब आता है बच्चों पुली, इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, या चलो साथ साथ ही कर लेते हैं। इसको बच्चों ड्रॉ कर लो। तुम्हें क्या करना है? ए निकालना। क्या निकालना है? ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं, समझो बच्चों, मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन सेम, तो मान लो इसमें टी, तो इसमें टी, तो इसमें टी, तो इसमें 2t। अब बच्चों इसका एक्सीलरेशन a है, तो बच्चों ये नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर। अब बच्चों एक बार केवल एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल के बताओ, सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। जैसे अभी हमने एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाला था, केवल एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल के बताओ। a2 बच्चों इन टर्म्स ऑफ a निकालो, a2 बच्चों इन टर्म्स ऑफ a। जैसे अभी अभी हमने कंस्टेंट मोशन से निकाला था, 100% वैसे ही करना है। करो बच्चों, इन टर्म्स ऑफ a क्या आएगा वो बताना है, बाकी चीजें बाद में। बोलो बच्चों, a2 इन टर्म्स ऑफ a क्या आ रहा है? बोलो बच्चों, बोलो a2 क्या आ रहा है? बोलो बच्चों, 2a क्या आ रहा है? 2a। तो बच्चों देखो, सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो -2ta, सेम डायरेक्शन अपोजिट तो +ta2 0, तो a2 यहां से क्या आ गया? 2a। तो बच्चों इसका एक्सीलरेशन कितना आया? 2a। यहां तक कोई दुविधा? बाकी बच्चों थोड़ा जल्दी करना चाहो तो ये याद रख सकते हो, दो ब्लॉक के केस में, दो ब्लॉक के केस में टेंशन के इनवर्स में हो। जैसे यहाँ टेंशन ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम, यहाँ टेंशन आधी है तो एक्सीलरेशन डबल। जैसे 2ta तो t इंटू 2 है, प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, तो दो के केस में डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ a और यहाँ 2t, तो यहाँ t तो यहाँ 2a होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर? अब बच्चों समझो, अब तुमको क्या करना है वो ध्यान से समझो। बच्चों ये कहाँ जा रहा है? नीचे। इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा?
mg, इस पे नीचे फोर्स 2g। अब बच्चों ये कहां जा रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बोलो बच्चों, और कम ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाला, तो इसकी इक्वेशन लिखो। ऐसे ही इसमें A2 ना लेके सीधा 2A ले लेना, जैसे अब मैं A2 हटा के मतलब 2A ले लेना, तो इन दोनों की इक्वेशन लिखो, T को एलिमिनेट करके एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो। करो बच्चों। अब बच्चों दोनों की तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों दोनों ब्लॉक्स के लिए तुम इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो और फिर उसे सॉल्व करो। करो फटाफट। ठीक है, तो बच्चों अब केवल तुम्हें इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, इक्वेशन। कैसे लिखोगे, जिधर एक्सीलरेशन है वो फोर्स ज्यादा होगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। करो फटाफट। आंसर बच्चों जब मैं पूछूं तब बताना, तो एक ही वैल्यू तुम्हें बतानी है, किसकी, एक ही। तो जैसे मैंने बताया उसको सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। एक्सीलरेशन फाइनली तुम्हारा 1/2 आया। देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता। 2 देखते हैं, 5 देखते हैं। बच्चों चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। फाइव देखते हैं, 6। चलो अब बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों इसकी इक्वेशन, तो नीचे जा रहा है तो 8g चलाएगा और रोकेगा इसको 2t, मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो इसकी इक्वेशन में कोई दुविधा। अब इसको देखो, ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा ज्यादा होगा, तो ये चलाएगा ये रोकेगा, मास, लेकिन ध्यान रहे इसका एक्सीलरेशन 2a है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन A2 लिखोगे या A2 को क्या लिखोगे, 2a। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2t माइनस 4g कितना हो गया, 8a। इसको मैंने सेकंड कर दिया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2। भाई क्यों किया ऐसा, जिससे कि मैं टेंशन को हटा सकूं, क्योंकि टेंशन यहाँ -2t है, यहाँ t है। अब बच्चों मैं 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, तो बच्चों 2t और -2t तो चले गए, 8g में से 4g गए, कितना बचा, 4g, 8a और 8a 16a, तो a यहां से बच्चों आया g/4, तो 10/4। आंसर बच्चों 2.5 आना चाहिए। समझ पाए बच्चों, एक्सीलरेशन कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं g को 10 मानता हूं। बच्चों पूरी स्टेप्स चेक करो, कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। समझ पाए, सबसे पहले हमने कंस्टेंट मोशन से ये रिलेशन लिखा। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते जैसे अभी तक करते थे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, वो नॉर्मल क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। इनमें बच्चों हमें हर एक की इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना होता है। बोलो कहीं दिक्कत लग रही हो, कर लो बच्चों, इतना सारी स्टेप बच्चों अच्छे से देखो, कोई दिक्कत लग रही हो आराम से पूछो। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्या निकाल लिया। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसमें एक सिली मिस्टेक होने के चांस होते हैं। एग्जाम में तुमसे बोलेगा राइट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, किसका, तो 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है, 2a, क्या है 2a। तो अगर मैं 2 kg का एक्सेलरेशन पूछता हूं तो आंसर क्या होगा, 5। तो जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, तुमने इसको a माना, तुम्हारा आंसर 2.5 आ गया। ऑप्शन में 2.5 भी और 5 भी है,
तो हो सकता है कि तुम 2.5 टिक करो, क्योंकि तुम्हें कोई भी एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा, तुम सीधा टिक करो। पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन किसका पूछा गया। अगर 8 किलो का पूछा गया है तो आंसर 2.5 है, इस केस में तो ए ही पूछा गया है तो आंसर 2.5 है। लेकिन अगर वो इस केस में पूछता कि 2 kg का एक्सीलरेशन बताओ तो आंसर कितना होता, 5। अभी समझ गए बच्चों, एक्सीलरेशन आ गया। अगर वो पूछता है कि रस्सी में टेंशन बताओ, क्या बताओ, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो। चलो बच्चों निकालो इसी में, सेकंड लिख लो बच्चों, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, निकालो। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बोलो बच्चों क्या रही। बच्चों किसी में भी रख दो जिसमें मन करे। मान लो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, फर्स्ट में रख रहा हूं तो 8g मतलब 10, 2t, 8 और एक्सीलरेशन 2.5, 2t इधर ये इधर, तो 60 इक्वल टू 2t। t यहां से कितना आ गया, 30। t यहां से कितना आ गया, 30। बोलो बच्चों कहीं तकलीफ हो, ठीक है ना। चले आगे बच्चों, कोई तकलीफ तो नहीं अभी, ठीक। बच्चों मान लो ये अगर इस रस्सी में टेंशन पूछते तो इसमें डबल टेंशन है, कितनी होती, 60, ठीक है ना। चले बच्चों, परी कर लिया। अब बच्चों ये है पुली 3, पुली 3। तो पुली 1 बच्चों क्या थी, जिसमें पुली फिक्स थी। पुली 1 क्या थी, जिसमें पुली फिक्स थी। वो नॉर्मल सी रहती है, उसमें कुछ है नहीं, वो डायरेक्ट देख के पता चल जाता है। पुली 2 बच्चों जो अभी हमने एक क्वेश्चन जस्ट सॉल्व किया जिसमें 2.5 आया, या उससे पहले क्वेश्चन किया, वो पुली 2 थी, उसमें पुली मूव करती। इसको नाम दिया है बच्चों मैंने पुली 3। ये क्या नाम है, पुली 3। तो बच्चों इसमें तुम फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, V2, V3। तो V1, V2, V3 में बच्चों रिलेशन निकालना, निकालो। V1, V2, V3 में रिलेशन निकालना। जैसे बच्चों मान लो ये ब्लॉक इधर V3 से मूव कर रहा है, मान लो इनके नाम दे देता हूं M3, M1, M2, और ये है पुली। तो बच्चों ये ब्लॉक अगर V3 से आएगा तो पुली भी नीचे किससे जाएगी, V3 से। पर हमें मतलब नहीं है, वो छोड़ो बच्चों, आप अपने तरीके से वो जा सकते हैं, अभी दिमाग मत लगाओ। और कोई अपने आप नेगेटिव हो जाएगा वो मत सोचो, तुम तो गिवन के हिसाब से रिलेशन निकालो। बाकी जाने को दोनों नीचे भी जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा। बच्चों जो हमने मेथड सीखा है उस हिसाब से बस आप हर एक की टेंशन लिखो, और जो मैंने बताया है ब्लॉक के लिए, पुलिस से मतलब नहीं, ब्लॉक के लिए तो T/V 0 करो। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो गया हो। बोलो V1T, V2T, V3T,
देखो आंसर में प्लस वगैरह नहीं लिखा है, थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, मिस्टेक की है। और बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें, थोड़ी मिस्टेक है। और कोई बच्चों बहुत आसान सा है, जो मेथड सिखाया है बस वो लगाओ, बोलो कोई भी। चलो बच्चों अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन, तो यहां टेंशन, अब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में यहां टेंशन टूटी, कोई दिक्कत? अब बच्चों उस ब्लॉक को देख के बताओ, सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो प्लस माइनस, तो 2t v3, सेम डायरेक्शन अपोजिट, बोलो बच्चों सेम अपोजिट, तो प्लस या माइनस, तो माइनस का t v1, इसमें भी तो माइनस का t v2, 0। समझ गए? t बच्चों कॉमन आके चला गया, तो 2 v3 किसके बराबर आ गया? v1 प्लस v2, या v3 को लिख सकते हो v1 प्लस v2 बाई 2, है ना? वो भी सही आंसर है, ऊपर वाले भी छोड़ सकते हो, ये भी सही। समझ पाए? तो जो मेथड सिखाया है बस वो लगाना, समझ गए बच्चों? बोलो बच्चों कहीं डाउट हो? अब बच्चों इसे चाहो तो याद रख सकते हो, थोड़ा ज्यादा यूज होता है। याद रखने का क्या तरीका है बच्चों? इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का एवरेज हो। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का एवरेज हो, जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का एवरेज हो। इस तरह से याद रख सकते हो, विद साइन, विद साइन। इस पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज होगी, उस तरह से याद रख सकते हो। बच्चों समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसे बच्चों हटा दूं, कर लिया ना सबने? ठीक है। सॉलिड बॉडी हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ओके। ये बच्चों हालांकि हम कर चुके हैं, बट बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक्सीलरेशन इससे डबल, तो इन्होंने बोला है 4 kg, इसका A1, इसका A2, तो ये इससे डबल होना चाहिए, तो A1 इक्वल टू ट्वाइस इट। समझ गए ना बच्चों? फिर देखो इसे बच्चों देखो, अब बच्चों जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें क्या है, जैसे इन्होंने ब्लॉक्स नहीं लगाए तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसमें तुम क्या करो, अपनी तरफ से एक ब्लॉक मान लो, जस्ट अपनी तरफ से एक ब्लॉक मान लो और वो ब्लॉक ऐसे मूव कर। अब बच्चों जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था या टेंशन मेथड, एक बार आप अप्लाई करो फिर मैं डिस्कस करो बच्चों। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन है जिसमें ब्लॉक ना हो, केवल ऐसे दिखा दिया, तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में बेटर ये होता है कि अपनी तरफ से एक ब्लॉक लगा दो और फिर सॉल्व कर लो। अब बच्चों वही तरीका है जैसे अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, करो एक बार।
ओके बच्चों बताओ हुआ इसमें किसी से, तुम बोलो, और कोई हैंड राइज करें, बी, और चलो बच्चों समझो, हम यहां से यहां तक देखें तो कितनी रस्सी है, एक रस्सी में टेंशन, तो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन इधर, इसके रिस्पेक्ट में टेंशन इधर, यहाँ टी और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2t। बच्चों इसकी वेलोसिटी कहीं भी मान लो, बताओ किस तरफ माने, चलो नीचे मान लेते हैं, ठीक है, v मान लो। बच्चों बताओ सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या लिखोगे -2t। सेम डायरेक्शन अपोजिट, देखो t और वेलोसिटी इधर है, याद रहे वेलोसिटी इधर है, तो माइनस का t इंटू 1। अब यहां सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस का 2t v 0, t तो कट गए, -3 -2v 0, v इक्वल टू बच्चों माइनस का 3/2। माइनस ये बता रहा है कि हमने जहां माना है उसका उल्टा, हमने कहा माना है, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो सही आंसर होना चाहिए 3/2 ऊपर, 3/2 ऊपर, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए E। अभी समझे बच्चों, तो बच्चों फिर समझो, जब भी ब्लॉक नहीं होता है तो हम कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि टेंशन किस तरफ लें, मेन दिक्कत आती है टेंशन हम किस तरफ लें, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसी वजह से मैंने बताया कि किसी किसी क्वेश्चन में अगर ब्लॉक नहीं दिया हो तो अपनी तरफ से एक ब्लॉक लगा दो, उससे तुम्हें टेंशन निकालने में आसानी हो जाएगी। समझ गए ना बच्चों। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन चेक करो, इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। चले आगे बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन अभी? सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, कर लो मैं। ठीक है बच्चों, चले अभी, ठीक है ना। अब इसे बच्चों करो, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज अपवर्ड। बच्चों इसका एक्सीलरेशन ऊपर है, एक्सीलरेशन ऑफ सी इज एफ डाउनवर्ड, इसका एफ डाउनवर्ड है। अब इसका एक्सीलरेशन लिखना है बच्चों, जो अभी हमने सीखा है वही लगाना है, वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन करना है। ये फिर भी आसान है क्योंकि इसमें खुद ही उसने ब्लॉक दे रखे हैं, उसने खुद ही ब्लॉक लगा रखे हैं, तो आपको अपनी तरफ से ब्लॉक नहीं लगाने। करो फटाफट। अब बच्चों बी का एक्सीलरेशन तुमसे पूछा है, बी का एक्सीलरेशन तुमसे पूछा है। हाँ बच्चों हैंड राइज करें, तुम बोलो डी ए और डी। चलो देखते हैं बच्चों, देखो अगेन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी रस्सी है, एक रस्सी में टेंशन सेम, तो टी टी यहाँ टी टी तो यहाँ 2t। इसका किस तरफ मान लें बताओ, ऊपर मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखो बच्चों सेम डायरेक्शन या अपोजिट, तो प्लस का t है, इसमें
तो माइनस का टी एफ, इसमें सेम, तो प्लस का 2tx 0, टी कट गया, a माइनस एफ प्लस 2x 0, 2x इक्वल टू बच्चों f माइनस a, x इक्वल टू 1/2 f माइनस a। बच्चों x हमने कहाँ माना है? ऊपर, तो f माइनस a/2 ऊपर, f माइनस a/2 ऊपर। अब ये ऊपर, ये ऊपर, ये भी ऊपर, इसमें f माइनस से, इसमें प्लस है, इसमें a माइनस एफ, तो अपने लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, कहीं डाउट लग रहा, कहीं भी दिक्कत लग रही हो आराम से पूछो, समझ पाए ना बच्चों? हमने किया वही है, t इंटू ए, बस वही करना, समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो मैं, कहीं डाउट लग रहा? नीचे मान के कर लेते हैं। देखो नीचे मान के अगर मैं करता हूं तो मैं एक काम करता हूं, इसको y लिख देता हूं, ठीक है? अब समझो, नीचे मान के बच्चों मैं कर रहा हूं, अब देखना, तो बच्चों वो टी ही रहेगा, ये y रहेगा, और ये माइनस 2ty0, t तो फिर भी कट गए, a माइनस एफ उसको उधर ले गया 2y, तो y इक्वल टू a माइनस एफ बाई 2। तो अब हम लिखेंगे y हमने किस तरफ माना है? नीचे, तो हम लिखेंगे a माइनस एफ बाई 2 नीचे। तो अगर मैं नीचे मान के करता हूं तो a माइनस एफ बाई 2 नीचे, या इस पे एक माइनस लगा दो, तो f माइनस a बाई 2 ऊपर, या तो ये नीचे या माइनस लगा के ऊपर, जो भी लिखना चाहो। तो अब a माइनस एफ बाई 2 नीचे, नीचे में तो प्लस में आ रहा है, ये गलती है, बाकी तीन अप में है, तो ये है कि हमने नीचे में ये निकाला, ऊपर में लिखना है तो एक माइनस लगा के उसे ऊपर में लिख सकते, क्योंकि ये वाला तो अपना मैच नहीं कर रहा, तो हमें ऊपर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना नीचे आया है, तो इसका माइनस क्या मानेंगे? ऊपर। जैसे एक्सीलरेशन 10 नीचे है तो माइनस 10 ऊपर बोल सकते हैं। अभी समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई डाउट? तो कहीं भी मान के सॉल्व कर सकते हो, सही कर रहे हो तो फाइनल आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? फर्दर देखो बच्चों, इसे करो बच्चों, आप वही कहानी है बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 2, बच्चों इसका एक्सीलरेशन इधर 2, एक्सीलरेशन ऑफ बी इज 1, इसका इधर 1, अब सी का लिखना है, करो। अच्छा लेफ्ट लिखा है, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये इधर 2 और इसका 1 लेफ्ट, हाँ ये सही किया है। अब इसका निकाल, तो बच्चों कहीं भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा, करो वैसे ही। बोलो बच्चों जिससे हुआ हो, ए 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। देखते हैं बच्चों, बच्चों बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक, तो टेंशन सेम टी टी, तो इस पे टोटल 2t, टी टी, तो इस पे टोटल 2t, टी टी, तो
इस पे भी टोटल 2t, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसके लिए सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस का 2t इंटू 2, इसके लिए सेम डायरेक्शन अपोजिट सेम, तो प्लस का 2t इंटू 1। इसका बच्चों बताओ कहाँ मान है, ठीक है, x मान लिया, तो सेम डायरेक्शन प्लस 2t x, बच्चों 2t कॉमन आके चला गया, बचा -2 प्लस 1 प्लस x, x इक्वल टू बच्चों 1 आ गया, प्लस में आ रहा है मतलब ऊपर ही होगा, प्लस में आ रहा है मतलब कहाँ होगा, ऊपर। समझ पाए बच्चों? बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो प्रॉपरली तुम टेंशन लिख लो, बस वही करना। बोलो कहीं दिक्कत लग रही हो पृथ्वी? अभी समझ पाए बच्चों? ठीक, बच्चों हटा दूं अभी? बच्चों अभी हटा देता हूं, ठीक। फिर देखो बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बच्चों लिख लो आप, एज ए होमवर्क रख लेना, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लिख लो, होमवर्क में रख लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है बच्चों। बच्चों ये अभी कर लो, उससे पहले रुको, ये बच्चों एज ए होमवर्क रख लेना, इसे लिख लो बच्चों 3B एक्सरसाइज थर्ड, 3B एक्सरसाइज थर्ड, इसे एज ए होमवर्क रख लो। एक्सरसाइज थर्ड 3B, सॉरी क्वेश्चन 13, ऐसे बच्चों ये भी 3B में है 14, ये भी होमवर्क एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है ना। समझ गए बच्चों? तो ये बच्चों होमवर्क के फॉर्म में मैंने दे दिया है। बच्चों जो अभी मैंने टेंशन मेथड सिखाया है, बस प्रॉपरली साइन के साथ आपको लगाना है, उनमें आंसर आ जाए। आप उसके डायग्राम से कंफ्यूज मत हो कि भाई कितने सारे ब्लॉक हैं क्या है, कुछ मत सोचो, प्रॉपरली टेंशन लिखते जाओ और करते जाओ। इसको बच्चों अभी ट्राई करो। ब्लॉक बी मूविंग टू राइट विथ स्पीड v0 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों तुमको एक ही वेलोसिटी पूछिए, तो बच्चों तुम पहले एक ही वेलोसिटी केवल निकाल लो, रिलेटिव बात की बात है। मान लो इसकी वेलोसिटी va है, तो तुम va निकालो। इन्होंने पूछा है रिलेटिव, रिलेटिव छोड़ो, अभी केवल आप नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालो। तो बच्चों नॉर्मल तुम्हें निकालना है तो वो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तुम नॉर्मल सॉल्व करो, रिलेटिव छोड़ो और उस हिसाब से आंसर बताओ, ठीक है ना। करो बच्चों, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ इधर v मान ली, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर v मान ली, तो तुम्हें v की वैल्यू निकालनी है। रिलेटिव को छोड़ो, आप नॉर्मल तरीके से निकालो और नॉर्मल वैल्यू निकाल के बताओ। देखते हैं किस तरफ, लेफ्ट राइट। जो बच्चों अभी हमने सीखा है वही लगाना है, चीजों से देख के परेशान नहीं होना है। आदित्य हो पाया तुमसे? बोलो। नहीं राइट लेफ्ट अभी छोड़ो, इससे मैच नहीं करेगा, वैल्यू बताओ पहले किस तरफ तुम्हारा भी। और कोई बोलो बच्चों। चलो अब देखते हैं बच्चों, तरीका हमेशा वही रहेगा। बताओ बच्चों, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी रस्सी है? कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, हमें ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना होता है, तो इस पे इधर T
इधर T, तो यहाँ टेंशन क्या लोगे 2T। समझे बच्चों? हमें ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना होता है। इतना बच्चों समझे? अब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बच्चों इस पे टेंशन हमेशा बॉडी से दूर T, और इसमें भी बच्चों T, तो इस वाले में कितनी होगी 2T। ये एक बार चेक करो। तो याद रहे हमें ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन ड्रॉ करनी होती, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन हमेशा बॉडी से दूर ऐसे, उसमें भी दूर ऐसे। टेंशन बच्चों समझ पाए? अब बच्चों ए के लिए बताओ, सेम डायरेक्शन अपोजिट, और टेंशन कितनी है 2T, तो ए के लिए क्या लिखोगे 2TV। बी के लिए सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या लिखोगे -3TV0। T कट गए, V = 3V0/2। अब प्लस में आ रहा है, तो जहां हमने माना है वहीं, यानी कि इधर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या आई 3V0/2 इधर। लेकिन बच्चों ये फाइनल आंसर नहीं, ये भी एक पार्ट है। ये पार्ट समझ पाए कि नहीं? अब हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो बच्चों ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो ऑब्जर्वर को चीज हमेशा क्या दिखती है? उल्टी। तो इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देंगे। बी की वेलोसिटी कहाँ है? आगे V0। तो उसे क्या लगेगा दुनिया कहाँ जा रही है? पीछे V0। तो जब मैं रिलेटिव निकालूंगा तो इसकी खुद की तो 3V0/2 है ही, उसको लगेगा कि भाई सारी दुनिया पीछे किससे जा रही है? V0 से। तो ये दोनों सेपरेट होके क्या बचेंगे? V0/2 इधर। तो फाइनल आंसर क्या माना जाएगा? V0/2 इस तरफ। तो फाइनल आंसर बच्चों होगा V0/2 टुवार्ड्स, क्योंकि इसके रिलेटिव पूछा है। रिलेटिव मतलब ऑब्जर्वर बी है, तो बी आगे V0 से जा रहा है, तो उसको लगेगा कि हर कोई कहाँ जा रहा है? पीछे V0 से। तो जो अपना 3V0 आया उसमें पीछे V0 और दोगे, तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? V0/2 इस तरफ। इसको समझ पाए बच्चों? बोलो अक्सर कोई डाउट हो? ठीक है ना? कहीं भी कोई दिक्कत लग रही हो पूछो बच्चों। ठीक है? बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं। ठीक, बच्चों इसे हटा रहा हूं, कर लिया ना? ठीक है। अब बच्चों जैसे इस क्वेश्चन को देखो और एक इस क्वेश्चन को देखो, दोनों बच्चों एक ही जैसे क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसको बच्चों तुम एज ए होमवर्क रख लो, देख लेते हो कौन सा टफ है। एक ही जैसे मान लो बच्चों, इसको एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है ना? इसको एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है? अब इसको बच्चों तुम ट्राई करो, इसको बच्चों ट्राई करो। इसका मास बच्चों 2m है, इसका मास m है, इसका मास m। तो बच्चों सबसे पहले तुम क्या करो, जैसे इसका एक्सीलरेशन a है, तो इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा? ऊपर। मान लो a डैश, तो a डैश इन टर्म्स ऑफ a लिखो, a डैश इन टर्म्स ऑफ a लिखो। समझ गए ना बच्चों? मान लो तुमने इसका एक्सीलरेशन नीचे माना, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर आएगा, तो a डैश को a के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो। तो परी तुम बताओ, अगर a डैश तुम a के टर्म्स में लिख पाए हो, a डैश
आस्था तुम, नेहा तुम करो जल्दी, बहुत सिंपल सा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये तो सिंपल सा ही है। वही टी वाला मेथड लगाना, टी वाला मेथड। तुम बताओ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत? वही देखो, हर एक में टेंशन लिखो, टेंशन इंटू ए का प्रोडक्ट क्या करना है, 0, बस करो। माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस में ही आएगा पहली बात तो। 2a बच्चों बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन, तो यहां टी टी टी, तो यहां कितना मानोगे, 2t, बस हो गया। अब समझो, ये सेम डायरेक्शन अपोजिट, सेम, तो t इंटू ए डैश, यहां सेम अपोजिट, बोलो बच्चों, यहां तो -2t a, 0, तो a डैश कितना आ गया, 2a, खत्म। वरना बच्चों मैंने ये भी बताया था कि दो ब्लॉक सिस्टम में जहां टेंशन ज्यादा होगी वहां एक्सीलरेशन कम होगा, तो इसका a है तो उसका 2a ही आएगा। दो ब्लॉक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2ta प्रोडक्ट आ रहा है तो वहां भी 2ta होना चाहिए, तो उसका 2a हो जाएगा, खत्म। बताओ बच्चों, कोई तकलीफ? अब बच्चों क्या करोगे, देखो इस पे बताओ mg कहाँ लगेगा, तो इस पे मान लो तुमने mg नीचे लगा दी, लेकिन इसका m 2m है, तो 2mg, इसका मास कितना है, 2m। अब इस पे इधर क्या लगेगा, mg sin 30। अब बच्चों ये नीचे आ रहा है, तो इसके लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये ऊपर जा रहा है तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, और याद रहे इसका एक्सीलरेशन क्या है, 2a। फिर जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, करो बच्चों। अब तुम्हें क्या निकालना है, a निकालना है, करो बच्चों। ऑप्शन तो खैर तुम उसमें देख लेना, वैसे g/6 है, g/6 बी ऑप्शन है, g/6। चलो मैं उसे हटा देता हूँ जिससे बाकियों को दिख जाएगा। हाँ मल्टीपल है बच्चों, जैसे एक निकल आएगा तो दूसरा तो बड़े आराम से आ जाएगा। हाँ m वाले का g/3, तो 2m वाले का होगा g/6, ठीक है ना, देखते हैं। ओके बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो बच्चों। मान लो मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, तो 2mg चलाएगा, टेंशन रोकेगा, 2m और एक्सीलरेशन बच्चों a, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसमें ऊपर जा रहा है तो t चलाएगा, mg sin 30 मतलब mg/2, तो रोकेगा कौन, mg/2। मास और एक्सीलरेशन बच्चों कितना है, 2a। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। 2t माइनस mg इक्वल टू 4ma सेकेंड। अब बच्चों इन्हें जोड़ देता हूं,
तो 2t कट गए, इधर बचा mg और यहाँ बचा 6ma। तो फाइनली ए बच्चों आया तुम्हारे पास g/6। ए तुमने किसका माना था? इसका, तो इसका आया g/6, तो इसका डबल होगा मतलब g/3, तो इसका g/6 इसका g/3, तो ये ठीक है ये ठीक है, ये भी हो जाने चाहिए। समझ पाए बच्चों? अभी चेक करो बच्चों इसमें कहीं कोई दुविधा लग रही, ठीक है? कोई डाउट बच्चों? तो जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था लगभग वैसा ही, लगभग उसी पैटर्न का। तो बच्चों इसमें वो घुमा फिरा के कितना भी कंफ्यूज करे फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान से सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाता है। आपको बस एक ब्लॉक पे फोकस करके इक्वेशन लिखना, ठीक है बच्चों? ठीक, बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं, ठीक है ना? ओके, बच्चों इसे हटा रहा हूं। ओके, अब बच्चों एक दो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि बच्चों वो क्वेश्चंस जनरली हम इसके एक दो चैप्टर बाद पढ़ते हैं, पर कुछ जगह वो क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों समझो, नोट करके बच्चों आप लिख लो, नोट करके। जैसे मान लो बच्चों तो बच्चों समझो, जैसे मान लो ये पर्सन है ऐसे बुलेट्स फायर कर रहा है, तो m मास की u स्पीड से बुलेट्स फायर कर रहा है, m मास की u स्पीड से बुलेट्स फायर कर रहा है। तो बच्चों मान लो जैसे ये पर्सन है और ऐसे बुलेट्स फायर कर रहा है, क्लियर है बच्चों? अब बच्चों जैसे बुलेट अगर हम आगे फायर करते हैं तो हमें उसकी वजह से एक झटका सा लगता है, वो कहाँ लगता है? तो वही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें पीछे कितना फोर्स लगेगा। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों समझो, m इसमें क्या है? मास ऑफ बुलेट, m मास ऑफ बुलेट, u स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है? और n बच्चों क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में अगर वो 10 बुलेट फायर कर रहा है, एक सेकेंड में अगर वो 10 बुलेट फायर कर रहा है तो n बच्चों क्या होगा? 15 कर रहा है, तो ये समझ गए, ठीक है? तो अब बच्चों देखो, फ्रॉम सेकेंड लॉ F इक्वल टू dp/dt, तो dp/dt से मतलब क्या हुआ बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मतलब मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो बच्चों dp/dt का क्या मतलब है? मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो मोमेंटम चेंज पर सेकेंड तुम्हारा क्या होता है? फोर्स। मोमेंटम चेंज पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स। तो इसका मतलब हुआ मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट करो फिर मैं आगे डिस्कस करूँ। एक बार बच्चों इतना कर लो फिर मैं वापस डिस्कस करूँ, ठीक है?
बच्चों इधर, नेहा कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे बताओ, बुलेट जब गन के अंदर थी, बुलेट जब गन के अंदर थी तब उसकी रफ्तार क्या थी? तो उसका मोमेंटम क्या था? कोई दिक्कत? तो बच्चों फिर बताओ, जब वो गन के अंदर थी तो उसकी रफ्तार, मोमेंटम। अब वो बाहर आ गई, बाहर आ गई तो उसका मास कितना है? वेलोसिटी, तो मोमेंटम, मोमेंटम mu। तो बाद में मोमेंटम और पहले मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? मोमेंटम में चेंज mu। तो एक बुलेट की वजह से मोमेंटम चेंज mu। अब फोर्स क्या होता है? एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा वो होगा फोर्स। अब एक सेकंड में तुमने 5 बुलेट फायर की, तो एक की वजह से मोमेंटम चेंज mu, तो 5 की वजह से, तो फोर्स क्या माना जाएगा? 5 mu। तुमने 7 बुलेट्स फायर की, 7 mu, तो फोर्स क्या माना जाएगा? 7 mu। 20 बुलेट्स फायर की तो फोर्स 20 mu। और अगर n बुलेट्स फायर कर रहे हो तो फोर्स क्या माना जाएगा? nmu। तो बच्चों मैं फोर्स लिख सकता हूं nmu। समझ गए ना बच्चों मैंने कैसे लिखा? मोमेंटम चेंज पर सेकंड होता है फोर्स। एक बुलेट की वजह से मोमेंटम चेंज mu, एक बुलेट की वजह से मोमेंटम चेंज mu। ऐसी 20 है तो इंटू 20, 30 है तो इंटू 30, ऐसी n है तो इंटू n। तो उस गनर पे फोर्स कितना लगेगा? nmu। लॉजिकली बच्चों किस तरफ लगेगा? पीछे। अब वो गन पकड़ के मतलब पर्सन चला रहा होगा तो किस पे फोर्स लगेगा? पर्सन पे। अब मान लो बच्चों उसको इस टेबल पे बांध दी, टेबल पे गन को बांध दिया, फिर फायर कर रहे हो तो फोर्स किस पे लगेगा? किसी कार पे बांध दोगे तो कार पे, तो जिस पे बांध दोगे उस पे वो फोर्स लग जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों जो मैंने आपको एक पेपर शीट दी है उसे निकालो। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप 23, 24 ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 23, 24 ये दो क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करो। बच्चों आंसर जब मैं पूछूं तब बताना, करो एक बार। 23, 24 कर लिया? कैसे काम चलेगा? हाँ 23, 24 बच्चों समझो, ए मशीन गन फायर बुलेट्स ऑफ 50 ग्राम। तो बच्चों मास दिया है 50 ग्राम। अब स्पीड तुम्हें दी है 1000 मीटर पर सेकेंड।
और तुम्हें फोर्स दिया है 200, तो कितनी बुलेट्स पर मिनट फायर करोगे वो बताना। समझ गए ना बच्चों? अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। ऑप्शन ए देखते हैं अभी। और कोई बोलो बच्चों, सामने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ बोलो बच्चों क्या आ रहा है? ए। चलो देखते हैं। देखो फोर्स 200, एन पता नहीं, मास 50 ग्राम मतलब -3 और वेलोसिटी 1000, तो एन बच्चों कितना आया 4, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है 4। 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है 4, लेकिन हमें 1 मिनट में बताना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 4, तो 1 मिनट में बच्चों लिखूंगा तो 4 × 60 यानी कि 240, तो आंसर बच्चों हो जाएगा ए 240। सही है? समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट करो। इसे समझ गए ना बच्चों? केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एन आ गया बस। नहीं बच्चों इसे छोड़ दो बच्चों, इसमें एक कट लगा दो, ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ लेंगे वो। वैसे हालांकि ये टॉपिक भी आगे ही पढ़ा जाता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसको छोड़ दो। अब बच्चों 31 एक बार रीड करो। 31 बच्चों बताओ कोई फर्क दिख रहा है? बोलो बच्चों, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, अब 32 रीड करो। हाँ 32। तो बच्चों इसमें दिया है कि किसी गन को किसी कार पर रख दिया है, बुलेट का मास बच्चों कितना दिया है 10 ग्राम। बुलेट का मास क्या दिया है 10 ग्राम। ठीक है? अब वो 500 की स्पीड से फायर कर रही है। ठीक है? अब नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड 10 है, फोर्स बताना। करो। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कितना है 10, फोर्स बताना कितना? ये ग्राम है बच्चों, वही MNU। तो मास कितना है 10 × 10 की पावर -3। अब n 10 और स्पीड 500, तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर 50। तो आंसर बच्चों क्या होना चाहिए 50। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? ठीक है? तो वो थ्रस्ट से मतलब वही फोर्स हो जाता है। अब बच्चों 45 एक बार रीड करो। 45 बच्चों बताओ 45 आंसर क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत? अब 46 पे बच्चों कट कर दो, वो बाद में पढ़ लेंगे। समझ गए? तो बच्चों इस पेपर सीट के हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, और एक दो मैंने कट करवा दिए, वो आगे के चैप्टर में आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब उसी का हम आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है बच्चों फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले बच्चों फ्रिक्शन के बारे में जो भी कुछ जानता हो वो हैंड राइज करे, एक बार मुझे बताएं। हाँ राहुल बोलो। बच्चों इधर किसको? फोर्स को देखते हैं। और कोई? फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस देखते हैं। और बच्चों फ्रिक्शन के बारे में जो भी टूटा फूटा गलत सही पता हो बोलो बच्चों। किसी को कुछ भी कहना हो, दो शब्द फ्रिक्शन के बारे में बोलो बच्चों।
कोई भी? ओके चलो बच्चों, अब मैं हाँ बोलो। स्टैटिक फोर्स होता है, और बोलो। रोलिंग फोर्स, और हाँ तुम बोलो आयुष। ठीक है, और हाँ बोलो आदित्य, कुछ कह रहा है? चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ तुमने कहा था फोर्स को अपोज करता है। फोर्स को अपोज करना उतना ठीक नहीं माना जाएगा, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। ऐसे फोर्स को अपोज करता है हमेशा उतना सही नहीं होगा। फिर तुमने कहा था कि सरफेस जो फोर्स लगा रही है, ये सही है कि फ्रिक्शन सरफेस लगाती है, लेकिन सरफेस जो फोर्स लगाती है वो फ्रिक्शन हो, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि सरफेस दो तरह के फोर्स लगाती है, एक नॉर्मल भी लगाती है, एक फ्रिक्शन भी लगाती है। तो अब सरफेस नॉर्मल लगा रही है तो उसे फ्रिक्शन थोड़ी बोलेंगे। तो सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लगता है, ये सही है। बट सरफेस जो भी फोर्स लगा रही है वो फ्रिक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं। अब आयुष तुमने जो कहा कि हम मोशन कर रहे हैं तो जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, कुछ हद तक ठीक बोल सकते हैं कि हाँ वो मोशन को कुछ कुछ अपोज करता है। क्लियर है? तुम कहाँ बिजी हो? मोबाइल वगैरह तो नहीं चला रहे? हाँ आदित्य तुम ठीक है ना? हाँ ध्यान रखें उसका, ठीक है? ओके अब बच्चों मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसे समझो। पहली चीज बच्चों हमें दिमाग में ये लगती है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो बच्चों वो सही नहीं। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। अब जैसे हम रोड पे चलते हैं, फ्रिक्शन है तभी चल पा रहा है। अगर बिल्कुल स्मूथ होगा तो आप चलते रहो, वहीं की वहीं रहोगे। ऐसी मान लो बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, तुम कार को चला के उस पर छोड़ दो, उसके पहिए वहीं की वहीं घूमते रहेंगे, बट कार आगे नहीं जा पाएगी। तो ऐसा बोल पाना कि भाई फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता, तो आप सोचो जब बिल्कुल हमने स्मूथ सड़क कर दी तो कार चल ही नहीं पा रही। हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो उस पर चल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, वो चीज सही नहीं है। इसको बच्चों ऐसे समझो। बच्चों इस टैबलेट पे ये रिमोट रखा है, अब मैं इस टैबलेट को इधर उधर घुमा रहा हूँ, रिमोट कहाँ जा रहा है? उसके साथ। तो यहाँ रिमोट को कौन चला रहा है? किस फोर्स के थ्रू? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वहीं रह जाती, ये चली जाती। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता ये ऐसे स्लाइड करके गिर जाती, ये वहीं रहती। तो यहाँ इस रिमोट को मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। तो हम ये बोले कि भाई फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, वो सही नहीं है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इन दोनों में जो रिलेटिव मोशन हो सकता है, ये इस पे जो घिस सकता है, उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब बच्चों फ्रिक्शन की वजह से मान लो जैसे ये पेन में पकड़े हुए, वो फ्रिक्शन की वजह से ही। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम कितना भी कस के पकड़ लो, वो स्लाइड करके नीचे गिर ही जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? अब जैसे मान लो कॉपी पे तुम जो लिख रहे हो, ये भी फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे, अगर नहीं होगा तो उस पर टिकेगा नहीं, गिर जाएगा तुम्हारा लिखा हुआ। समझ रहे हो? या लिख ही नहीं पाओगे इनडायरेक्टली। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं या पकड़ पाते हैं पेन को या चल पाते हैं। इतना समझ पाए? ओके अब तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किस तरह के मोशन को अपोज करता है? रिलेटिव। ये क्लियर है? अब बच्चों फ्रिक्शन लगाता कौन है? सरफेस। तो ये दो सरफेस के बीच में लगता है, और कैसे लगेगा? हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल। सरफेस के टेंजेंशियल। जैसे मान लो बच्चों ये दो सरफेसेस हैं, तो इस पे फ्रिक्शन इसके टेंजेंशियल लगेगा, ऐसे एंगल वेंगल पे नहीं लगेगा। समझ गए बच्चों? ठीक। तो अब बच्चों हेडिंग इस तरह से लिख लो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है? अब बच्चों समझो, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे मान लो ये पेन को मैं ऐसे हवा में चला रहा हूं, तो अभी ये किसी के कांटेक्ट में है तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ सरफेस पे ऐसे चला रहा हूं तो सरफेस फ्रिक्शन लगाएगी। तो
तो ये तभी लगेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो। क्लियर है? कैसे लगेगा? सरफेस के टेंजेंशियल। क्या करेगा? दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो अब बच्चों इसमें पॉइंट्स बना के आप लिख लो। इसमें बच्चों भी ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये बाद में आ जाएगा। अभी केवल ये दो पॉइंट्स रखें। It is a contact force which always act tangential to contact surface. It opposite relative motion or tendency of relative motion between two surfaces. इसका क्या मतलब है बच्चों, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? एनएलएम में जैसे आपके मॉड्यूल में ये दोनों मिक्स हैं, कई जगह ये अलग अलग रहता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ इस मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे तो वही चैप्टर है, लेकिन कई जगह एनएलएम अलग होता है, फ्रिक्शन अलग होता है। ठीक है? तो एक बड़ा सा टॉपिक मान सकते हो आप कि जैसे एनएलएम वाला पार्ट खत्म हो गया, अब फ्रिक्शन वाला पार्ट अभी क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब बच्चों समझो, इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन से मतलब बच्चों मैंने इसको धक्का दिया, ये खिसक रही है क्या? नहीं खिसक रही। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये खिसक जाती, तो इसमें खिसकने की टेंडेंसी तो है, बट फ्रिक्शन की वजह से ये खिसक नहीं पाई। तो फ्रिक्शन ने यहाँ क्या किया, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो सकता था उसको अपोज किया। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाता ही खिसक जाती, लेकिन फ्रिक्शन ने उस टेंडेंसी को रोक दिया। तो फ्रिक्शन दो सरफेस, या बच्चों ऐसे समझो, मान लो ये रिमोट, मैंने धक्का दिया, थोड़े टाइम फिसल के रुक गया, तो यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा था, उसको इसने कम कर करके धीरे धीरे खत्म कर दिया, या रिलेटिव मोशन को अपोज किया। और इस केस में जो रिलेटिव मोशन हो सकता है उसको होने से रोक दिया। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या उसकी टेंडेंसी को अपोज करेगा। तो जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा था उसको अपोज किया, और जो ये धक्का दे रहा हूँ उसमें टेंडेंसी को अपोज किया। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस समझो, जैसे मान लो बच्चों ये व्हाइट कलर की बड़ी सी टेबल मान लो इस सरफेस पे रखी है। एक बार मैंने मान लिया इसका मास 5 kg, कितना है? ठीक है, तुमने इस पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? मान लो 3 न्यूटन, और तुमने देखा कि ये रेस्ट पे है। कैसी है? रेस्ट पे। तो जैसे बच्चों अभी मैंने इस पर फोर्स लगाया था, ये रेस्ट पे थी, वैसे ही मैंने 5 लगाया, ये रेस्ट पे है। तो बच्चों अगर मैं न्यूटन का नॉ लगाता हूँ तो फोर्स लगाने पे तो एक्सीलरेशन आना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन नहीं आया। आपने देखा मैंने फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? कितना लगना चाहिए? 3। क्योंकि अगर वो ज्यादा लगा तो वो इधर चला जाएगा, कम लगा तो आगे चला जाएगा, लेकिन वो उतना ही लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ कितना होना चाहिए? 3। ये समझे बच्चों? अब मान लो मैंने क्या किया, फोर्स बढ़ा दिया 5 kg, फोर्स बढ़ा के बच्चों 8 न्यूटन कर दी। अभी देखा फिर भी रेस्ट पे। अब बताओ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? किस तरफ? क्योंकि अगर वो कम लगता तो वो आगे खिसक जाता, ज्यादा लगता तो पीछे खिसक जाता, यानी कि वो 80 लगना चाहिए। अब मान लो बच्चों मैंने क्या किया, फिर फोर्स बढ़ाया, और मान लो बच्चों फोर्स 11 न्यूटन कर दिया, और मुझे लग रहा है कि वो चलने ही वाला है। तो
ऐसा लग रहा है कि बस चल पड़ेगा, लेकिन चल पड़ेगा, चला तो नहीं, तो इसको भी क्या मानेंगे, रेस्ट है, तो रेस्ट पे चलने वाला है लेकिन चला नहीं है, तो क्या मानोगे, रेस्ट। तो अब बच्चों बताओ, अगर ये अभी भी रेस्ट पे है तो क्यों रेस्ट पे है, फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, अपोजिट। अब बच्चों फिर देखो, मैंने फोर्स बढ़ा के 20 न्यूटन कर दी और मैंने देखा वो चल पड़ा 2 के एक्सीलरेशन से, 2 के एक्सीलरेशन से। तो बच्चों बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना है, तो इस पे नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स 10। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तुमने कितना लगाया, लगा कितना, तुमने कितना लगाया, लगा कितना, तो कितना कम हुआ, किसने किया होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, वापस फोर्स बढ़ाया, तुमने मान लो फोर्स कर दिया 35 न्यूटन, तुमने एक्सीलरेशन देखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों बताओ 5 एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स तुम कितना लगा रहे, लगा कितना, तो कम कितना हुआ, किसने किया, फ्रिक्शन। तो यहां हम बोलेंगे कि भाई फ्रिक्शन इस तरफ होना चाहिए 10। ये समझो बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब बच्चों वापस समझो, ऊपर वाली 3 सिचुएशन, ऊपर वाली 3 सिचुएशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है इसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट रिलेटिवली रेस्ट पे होता है, मतलब घिस नहीं रहा है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक। अब इन दोनों केसेस में वो रेस्ट पे की मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा होता है या घिसने लगता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम Fs या Fr से डिनोट कर देते हैं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको Fk से डिनोट कर देते हैं। और जब बच्चों को लगता है कि जस्ट चलने ही वाला है तो उसको हम बोलते हैं लिमिट, कि इस लिमिट के बाद चल पड़ेगा, इस लिमिट के बाद चल पड़ेगा। तो इस लिमिट के बाद चल पड़ेगा तो उसको बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fl मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस वाले को स्टैटिक ही बोलते हैं, बट स्टैटिक में भी एक स्पेशल नाम दे दिया, लिमिटिंग। तो खैर बच्चों डिस्कस करते हैं, पहले इतना ड्रॉ कर, इतना बच्चों ड्रॉ कर लो, फिर हम डिस्कस करें। इतना समझ पाए ना।
बच्चों अब वापस समझना, ऊपर के 3 केसेस बच्चों देखो, 3 केसेस, तो ऊपर के 3 केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक वो घिस नहीं रहा तब तक फ्रिक्शन क्या माना जाएगा, स्टैटिक। ये क्लियर है? अब फिर समझो बच्चों, तुमने यहाँ 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना है, 3। तुमने 8 लगाया तो 11 लगाया तो, अगर तुम 7 लगाते तो 4 लगाते तो स्टैटिक फ्रिक्शन में एक खास बात होती है जैसे नॉर्मल में होती है। मान लो तुमने 20 लगाया तो नॉर्मल 20, 40 लगाया तो नॉर्मल 40, 50 पे 50, इसे हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना तुम लगाओगे उतना ही लगेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बच्चों हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब वो जस्ट चलने वाला होता है, या हम बोल लो जब लगे कि लिमिट इसके बाद चल पड़ेगा तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, एक ऐसे समझना, मान लो बच्चों जैसे ये बुक रखी, इसको मुझे ऐसे खिसकाना है, खिसक जाएगी। अब बच्चों मान लो मैंने इसके ऊपर बोतल रख दी, अब खिसकाता हूँ तो अब आसानी से खिसकेगी या मुश्किल से, ठीक है ना? ये मान लो बच्चों मैं इस पर और भारी कोई चीज रख दूं या खुद इसको ऐसे दबाने लगूं, अब आसानी से खिसकेगी या मुश्किल से? तो बच्चों इस बोतल को रखने से या ऐसे प्रेस करने से किस चीज पर फर्क पड़ा, नॉर्मल। जब हम ऐसे नॉर्मल इसको ऐसे खुद दबाने लगे या बोतल रख दें तो इस बुक पे नॉर्मल बढ़ जाता है, क्या होता है, नॉर्मल बढ़ जाता है। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पहले आसानी से खिंच रहा है, जब नॉर्मल बढ़ा दोगे तो मुश्किल से खिंचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लिमिटिंग है, चलने वाला जो फोर्स है, चलने वाला जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा नॉर्मल होगा तो वो अपने आप मुश्किल से चल पाएगा, समझ पाए? तो अब बच्चों इसके बाद पॉइंट बना के लिखते चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, फ्रिक्शन लिख के स्टैटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन टू सरफेसेस आर रिलेटिवली एट रेस्ट, तो जब दो सरफेसेस रिलेटिवली एट रेस्ट है, इसका मतलब घिस नहीं रही, देन फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक दो सरफेसेस रिलेटिवली रेस्ट पे हैं उनके बीच के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों अभी भी मैंने समझाया ये किस तरह का फोर्स होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब तुम 5 लगाओगे तो 5, 10 लगाओगे तो 10, जितना तुम लगाओगे उतना ही लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। नॉर्मल वे में बच्चों ये समझो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से मतलब है लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन से मतलब है लिमिट। जैसे बच्चों मैं इसको धक्का मार रहा हूँ तो अगर मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर लिमिट पे ये चलने लगे, या मान लो बच्चों खींच रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर लिमिट पे ये खिसकने लगे, तो जब उसकी लिमिट क्रॉस होगी तभी वो खिसकेगा। तो जिस लिमिट के बाद वो खिसकने लगेगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग। समझ गए बच्चों? जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं होगी वो नहीं चलेगा। ये चीज क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने बताया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे बच्चों अभी मैंने बुक वाला एग्जांपल बताया कि जितना ज्यादा तुम नॉर्मल बढ़ाते जाओगे उसको खींच पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? इतना एक बार कर लो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों वापस समझो, लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल के। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लोगे, वो कांस्टेंट होता है बच्चों म्यू एस। तो म्यू एस बच्चों ये क्या है? कांस्टेंट। इसी को बच्चों हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कर लो बच्चों। बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल पे। जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट लिया, वो कांस्टेंट क्या है? म्यू एस। इस म्यू एस को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों ये एक तरीके से तुम्हें बताता है कि कौन सी चीज कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बच्चों हम आगे सीखेंगे। तो ये हमें बताएगा कि कौन सी सरफेस कितनी रफ है या स्मूथ है। ये समझ पाए? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, लेफ्ट साइड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। तो लेफ्ट साइड तुम्हारे पास क्या है? फोर्स। राइट साइड बच्चों नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज होती है? फोर्स। तो लेफ्ट साइड फोर्स, राइट साइड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर मैं म्यू एस उसकी यूनिट पूछूंगा तो क्या होगी? म्यू एस उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? बोलो बोलो बच्चों, सही बोल रहे हो? देखो इधर फोर्स और नॉर्मल भी फोर्स। चलो खैर समझो बच्चों, म्यू एस क्या निकला? फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, फोर्स बाय फोर्स। फोर्स बाय फोर्स क्या होगा? फोर्स बाय फोर्स क्या होगा? कुछ नहीं। मीटर बाय मीटर कट जाएंगे, कुछ नहीं। सेकंड बाय सेकंड कुछ नहीं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो बच्चों आगे इसमें लिख लो, म्यू एस इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू एस इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू एस इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी ना तो कोई यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन होगी। ये चीज समझ गए बच्चों? अब बच्चों ये म्यू एस डिपेंड किस पे करेगा? तो बच्चों ये डिपेंड करेगा सरफेस के नेचर पे। अगर रफ सरफेसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है म्यू एस ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेसेस हैं तो म्यू एस कम होगा। तो म्यू एस किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस के नेचर पे। तो आगे बच्चों एक पॉइंट और लिख लो, म्यू एस डिपेंड्स ऑन म्यू एस डिपेंड्स ऑन म्यू एस डिपेंड्स ऑन म्यू एस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। म्यू एस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जब दो सरफेसेस घिसने लगे तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? बोलो बच्चों, काइनेटिक। जब घिसने लगेंगी तब कौन सा? काइनेटिक। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। समझ गए बच्चों? तो इसके बाद बच्चों फिर इसमें लिख लो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन टू सरफेसेस स्टार्ट मूविंग ऑन ईच अदर देन फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे पे घिसने लगेंगी तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। It is also found experimentally that value of kinetic friction is directly proportional to normal reaction force. तो बच्चों ये भी देखा गया है
कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल। अब म्यू के बच्चों इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कर लो बच्चों। तो इतना चेक करो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत लग रही हो पूछो।